हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरे सभी भविष्य के अधिकारियों, मेरे सभी प्यारे बच्चों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। और जिन विद्यार्थियों का बीपीएससी 70 बीपीएससी मुख्य मुख्य परीक्षा थी, वे विद्यार्थी अपने जीएस के पेपर 2 को दे करके आ चुके होंगे। आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं उन्हीं प्रश्नों का चर्चा करने के लिए तो जीएस के पेपर 2 में आपसे पूछे गए हैं। उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थियों जिन्होंने जीएस का पेपर 2 मेंस दिया है, देख करके चेहरे पे हंसी आई होगी, खुशी आई होगी, क्योंकि प्रश्न वही हैं जो पढ़ाए गए हैं, प्रश्न वही पूछे गए हैं जो पुरानी परंपरा के अनुसार प्रश्न हैं। देखिए, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखा होगा, हमारी टेस्ट सीरीज अगर आपने देखा होगा, क्लासेज हमारी देखा होगा, तो सारे के सारे प्रश्न क्या कहते हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं। सभी के सभी प्रश्नों को डिस्कस किया गया है, डील किया गया है कि ठीक है। तो हम इन्हीं प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं, डील करने जा रहे हैं। मैं भूगोल के प्रश्नों का डिस्कशन करूंगा। मेरे प्रश्न भूगोल के प्रश्नों के बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रश्नों का डिस्कशन किया जाएगा। उसके पश्चात पोल्ट्री या राज्य व्यवस्था के प्रश्नों का डिस्कशन किया जाएगा। अगर हम भूगोल से संबंधित प्रश्नों की बातें करें आपके साथ, भूगोल से संबंधित प्रश्नों की बातें करें बीपीएससी 70 मेंस जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2। अगर हम प्रश्नों की बातें करें आपसे कि प्रश्नों का नेचर कैसा है, इसके बारे में चर्चा अगर हम करें आपका, तो समझिएगा। इसे देखें तो 3 जो प्रश्न हैं, 3 प्रश्न जो पूछे गए हैं, ये 8 नंबर के हैं। इसी तरह यहां से 2 प्रश्न जो पूछे गए हैं, 2 प्रश्न पूछे गए हैं, ये 7 नंबर के हैं, 7 मार्क्स के हैं, 7 नंबर के हैं। इस बार थोड़ा सा ट्रेंड में परिवर्तन देखा गया है, वैसा ही ट्रेंड है जैसे 69 बीपीएससी की मुख्य परीक्षा में था, 69 बीपीएससी के मुख्य परीक्षा में था। ठीक है। उसके बाद उस देखा जाए 2 प्रश्न ऐसे हैं मेरे प्यारे बच्चे, 2 प्रश्न ऐसे हैं जो 48 मार्क्स के पूछे गए हैं। ये मुख्यतः आपके जो प्रश्न है ये भूगोल से संबंधित है। एक और प्रश्न है, इसे आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रश्न कह सकते हैं। इसे आप लोग भूगोल का भी प्रश्न कह सकते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भी प्रश्न कह सकते हैं, दोनों का कह सकते हैं, दोनों का प्रश्न आप कह सकते हैं। एक और प्रश्न है, चॉइस आपकी है, आप इसे भूगोल का भी प्रश्न कह सकते हैं, चॉइस इसे है, आप इसे प्रौद्योगिकी का भी प्रश्न कह सकते हैं। ठीक है, प्रौद्योगिकी का भी प्रश्न कह सकते हैं। ये भूगोल में भी पढ़ाया जाता है और प्रौद्योगिकी में भी पढ़ाया जाता है। यहां से एक प्रश्न आपका पूछा गया है, कृषि की उत्पादकता, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, कृषि की उत्पादकता, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, और ये जो प्रश्न है वो 6 मार्क्स का है, 6 नंबर का प्रश्न है। आपकी मर्जी है, आप इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में ले लीजिए, आपकी मर्जी है, आप इसे क्या कहते हैं भूगोल में ले लीजिए। चॉइस आपकी है आपका। ठीक है, चॉइस आपकी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अपने अकॉर्डिंग आप ले लीजिए, अपने अकॉर्डिंग आप ले लीजिए जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, थोड़ा सा इसके आगे डिस्कस किया जाए आपका, थोड़ा सा इसके आगे डिस्कस किया जाए तो आप देखिए आपका यहां से 48 में आपका, यहां से आप देखेंगे तो आपका 24 मार्क्स, 24 नंबर। यहां से देखेंगे तो आप 14 नंबर, 14 नंबर। यहां से देखेंगे तो आप 76 मार्क्स, 76 नंबर। अगर इसको भी ले लिया जाए तो 6 नंबर। ठीक है, आप इसे दोनों में जोड़ लीजिएगा, साइंस टेक और दोनों में जोड़िएगा। यहां से देखें तो 24 प्लस 14 प्लस 76 प्लस 6 नंबर कॉमन कर देते हैं इसे, ये कॉमन है आपका। ठीक है, तो 6 4 10 4 14, 7 1 8 2 10 1 11, 114 मार्क्स, 114 मार्क्स। ठीक है, प्लस 6,
अगर देखा जाए तो टोटल 120 मार्क्स के प्रश्न पूछे गए। ठीक है, 120 नंबर। अच्छा, आप मुझे एक बार बताइए, आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं? एक बार प्लीज आप मुझे बता दीजिए, एक बार क्या कहते हैं आपका, मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो हम आगे डिस्कशन स्टार्ट करें। ठीक है, थोड़ा सा प्लीज आवाज बढ़ा दीजिए, देखिए कैसे आवाज बढ़ता है, एक बार प्लीज बुला लीजिए। ठीक है, तो टोटल क्या है आपका, 114 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। 69 बीपीएससी में भी ऐसा ही हुआ था और 70 बीपीएससी में ऐसा ही हुआ है। उम्मीद है 71 बीपीएससी में क्या कहते हैं आपका ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए इसी प्रश्नों का हम डिस्कशन करने चल रहे हैं, इन्हीं प्रश्नों का हम डिस्कशन करने चल रहे हैं। प्रश्न बड़े ही आसान है, प्रश्न बड़े ही आसान है, सिंपल सिंपल साधारण से प्रश्न है। जिसने क्लासेस को किया होगा, हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाया होगा, साथ ही साथ जिसने टेस्ट सीरीज दिया होगा, उसके जहद में सारे के सारे प्रश्न आसानी से होंगे, आसानी से होंगे। आइए लेट ना करते हुए हम प्रश्नों को देखिए। आप बताइए, आप बताइए, ये जो लास्ट वाला प्रश्न है आपका, कृषि की उत्पादकता आप किस में लेना चाहते हैं? कृषि की उत्पादकता का जो प्रश्न है, आप बताइए किस में लेना चाहते हैं? जो हाँ मर्जी वहां ले लीजिए, आपको बस डिस्कशन से मतलब है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ हम डिस्कस करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है आपका, बड़ा आसान सा है आपका। ठीक है, पहला जो प्रश्न है बड़ा आसान सा है। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आप देख रहे हो ना, बीपीएससी का मेंस का बदलता हुआ ट्रेंड आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? बीपीएससी का बदलता हुआ जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड आपको दिख रहा होगा। तो जैसे जैसे मेरे प्यारे बच्चे ट्रेंड में परिवर्तन हो रहा है, वैसे वैसे क्या करना है, आपको भी क्या करना है, अपने पढ़ाई में उसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग परिवर्तन करना है, उसी के अकॉर्डिंग परिवर्तन करना है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहले प्रश्न को हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा है कि दिए गए प्रश्नों के लघु उत्तर दीजिए। छोटे प्रश्न हैं, ये छोटे प्रश्न हैं। पहले प्रश्न की बातें करें तो क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द क्लाइमेट कंडीशन एंड मैकेनिज्म ऑफ विंटर रेनफॉल इन इंडिया विथ देयर स्पाशियल स्प्रेड। भारत में शीतकालीन वर्षा की जलवायु परिस्थितियों तंत्र को उसके स्थानिक विस्तार के साथ समझाएं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस प्रश्न को देखा जाए, इस प्रश्न को देखा जाए, तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का केंद्रीय भाग क्या है? प्रश्न किसके ऊपर पूछा गया है? प्रश्न का सेंट्रल पार्ट क्या है? प्रश्न का केंद्रीय भाग क्या है? तो प्रश्न का जो सेंट्रल पार्ट है वह है विंटर मानसून। क्लासेज अगर आपने किया है, आपको विंटर मानसून के बारे में, शीतकालीन मानसून के बारे में विस्तार के साथ चर्चा किया गया है। विंटर मानसून या शीतकालीन मानसून, शीतकालीन मानसून, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न ये उठा कि शीतकालीन जो मानसून है, शीतकालीन जो मानसून है, इसके बारे में क्या पूछा गया है। तो प्रश्न का जो डिमांड है मेरे प्यारे बच्चे, प्रश्न की मांग क्या है, प्रश्न की डिमांड क्या है, प्रश्न की मांग क्या है? कह रहा है कि शीतकालीन मानसून की जलवायु परिस्थितियां, शीतकालीन मानसून की जलवायु परिस्थितियां, जलवायु परिस्थितियां, ये पहला डिमांड है। और दूसरा कह रहा है आपका कि शीतकालीन जो वर्षा हो रही है, शीतकालीन मानसून, मानसून द्वारा जो वर्षा हो रही है, जो वर्षा हो रही, इसके स्थानिक, स्पाशियल, स्थानिक विस्तार को समझाइए, इसके स्थानिक विस्तार को समझाइए। ये प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए ये क्या क्या पूछा जा रहा है आपका, ये प्रश्न पूछा जा, बड़ा सिंपल सा और साधारण सा प्रश्न है। अब देखो इस प्रश्न को लिखा कैसे जाए, इस प्रश्न को लिखा कैसे जाए। अगर इस प्रश्न के इंट्रोडक्शन की बातें करें, इंट्रोडक्शन की बातें करें, तो इंट्रोडक्शन में आप सीधे शीतकालीन मानसून के साथ शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आपका इस इंटरव्यू में आपका शीतकालीन मानसून, अरे इसी को रिट्रीट मानसून कहते हैं भाई। ठीक है, शीतकालीन मानसून, ठीक है, शीतकालीन मानसून, लौटता हुआ मानसून, रिट्रीट ऑफ इंडियन मानसून, शीतकालीन मानसून, रिट्रीट ऑफ इंडियन मानसून, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आपका इसके बारे में क्वेश्चन पूछे तो चाहे तो आप शीतकालीन मानसून के साथ शुरुआत कर ले। आप सीधे लिखिएगा क्या कहते हैं आपका कि शीतकालीन मानसून, शीतकालीन मानसून,
मौसम शीतकालीन मानसून वायुमंडल की ऐसी दशाएं हैं जब शीत ऋतु में पवने पवने शीत ऋतु में पवने भारतीय उपमहाद्वीप से हिंद महासागर की तरफ प्रवाहित होती हैं। इन पवनों की दिशा उत्तर समझो पूरब से दक्षिण पश्चिम की दिशा में होती है। इन्हीं पवनों को शीतकालीन मानसूनी पवनों के नाम से जाना जाता है। इतना आप लिख देंगे। उसके बाद क्वेश्चन आपका क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इतना क्वेश्चन लिखने के बाद आप सीधे कहां पे आ जाएंगे, इतना क्वेश्चन लिखने के बाद आप सीधे डिमांड पर आ जाएंगे। सीधे क्या करेंगे, आपका डिमांड पर आ जाएंगे, प्रश्न की मांग पर आ जाएंगे, मांग पर आ जाएंगे। प्रश्न की मांग क्या कहता है आपका, प्रश्न की मांग कह रहा है शीतकालीन मानसून, विंटर मानसून, शीतकालीन मानसून के लिए आवश्यक जलवायु दशाएं, शीतकालीन मानसून के लिए आवश्यक दशाएं, आवश्यक दशाएं, नेसेसरी कंडीशंस फॉर विंटर मानसून। ठीक है, नेसेसरी कंडीशंस फॉर विंटर मानसून, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, नेसेसरी कंडीशन में आपका पहला कंडीशन क्या लिखेंगे आपका, ठीक है, सूर्य का दक्षिणायन, पहला हम लिखेंगे सूर्य का दक्षिणायन। सूर्य जब दक्षिण की तरफ जाएगा तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश कम हो जाएगा, तो उत्तरी गोलार्ध में आपका हाई प्रेशर बनना स्टार्ट होगा। उसके बाद डिस्कस करेंगे आपका दक्षिणायन, जिसके कारण समझो आपका उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर कम हो जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा। पहला कंडीशन तो ये लिख देना है आपका। ठीक है, दूसरे कंडीशन में क्या लिखना है, ठीक है, दूसरे कंडीशन में क्या लिखना है आप लोगों को, ठीक है, वायुदाब पेटी का स्थानांतरण, वायुदाब पेटी का दक्षिण की तरफ स्थानांतरण, दक्षिण की तरफ स्थानांतरण, ठीक है, स्थानांतरण, शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट टुवर्ड द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, टुवर्ड द सदर्न हेमिस्फीयर, वायुदाब पेटी का दक्षिण की तरफ स्थानांतरण, इसके बारे में लिख दीजिएगा। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे, तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसमें दिखाइएगा दक्षिणी पश्चिमी, इसमें आप दिखाइएगा आप लोग, ठीक है, पछुआ शीतकालीन या शीत ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर, भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर, महाद्वीप के ऊपर पछुआ जेट स्ट्रीम, पछुआ जेट स्ट्रीम, पछुआ जेट स्ट्रीम का स्थानांतरण, पछुआ जेट स्ट्रीम का स्थानांतरण, शिफ्टिंग ऑफ, समझो आपका शिफ्टिंग ऑफ आपको वेस्टर्न जेट स्ट्रीम, ठीक है, एबव द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग विंटर सीजन। इन तीनों को लिखकर फिगर बना करके दो दो लाइन तीन तीन लाइन आप एक्सप्लेन कर देंगे, और एक्सप्लेन करके आप दिखा देंगे कि उत्तर भारत में कैसे रिट्रीट ऑफ मानसून या शीतकालीन मानसून के लिए दशाएं बनती चली जाती। इतना लिख देंगे आपका, तो क्वेश्चन का पहला मांग पूरा हो जाएगा, क्वेश्चन का पहला मांग पूरा हो जाएगा। इतना लिखने के बाद समझो आपका, ठीक है, इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद हम चलेंगे डिमांड नंबर 2 में, डिमांड 2 में चलेंगे। डिमांड 2 की बातें करेंगे तो कह रहा है कि शीतकालीन वर्षा या मानसून का स्थानीय वितरण, ये हमसे पूछा जा रहा है। शीतकालीन मानसून का स्थानीय वितरण, यहां पे क्या करेंगे, इंडिया के एक मैप बना देंगे, इंडिया के एक मैप बना देंगे, और इंडिया का मैप बनाने के बाद आप दिखाएंगे कि शीतकालीन मानसून के द्वारा जो कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट पे वर्षा होती है। आप एक मैप के द्वारा दिखाइएगा, मैप के द्वारा दिखा कि सितंबर के समझो सेकेंड वीक से आपका कैसे
वायुदाब की दशाएं परिवर्तित होती हैं और कैसे भारत के ऊपर आपका 15 सितंबर को क्या होता है, अक्टूबर में क्या होता है, नवंबर में क्या होता है, दिसंबर के लास्ट में क्या होता है, मैप बनाकर दिखा दीजिएगा। और दिखाने के बाद क्या कर दिखा देना है आपको कि कैसे इसके द्वारा वर्षा होती है, कैसे इसके द्वारा वर्षा होती है। आयवर्ष में इतना लिख करके आप अपने आंसर को कंप्लीट कर दें। आप अपने आंसर को क्या कर दें, कंप्लीट कर दें, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, छोटा का। आप प्रेशर बेल्ट का शिफ्टिंग आप लिखोगे तो आईटीसी-जेड का शिफ्टिंग मेरे प्यारे बच्चे अपने आप आ जाए। प्रेशर बेल्ट का शिफ्टिंग जब लिखोगे ना, आईटीसी-जेड का शिफ्टिंग अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा समझना, इतना लिख करके आप अपना आंसर कंप्लीट कर दोगे। ठीक है, प्रश्न ये उठा है क्या निष्कर्ष लिखा जाए, अगर आपके पास टाइम है तो आप लिखिएगा। वैसे शॉर्ट जब आंसर होते हैं ना आपका, ठीक है, शॉर्ट जब आंसर होता है तो फिर क्या कहते हैं, निष्कर्ष लिखने में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, निष्कर्ष लिखने पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये पहला प्रश्न था, सिंपल प्रश्न है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, ये भी बड़ा आसान सा है। कह रहा है कि डिस्कस द एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिकल बेनिफिट ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। देखिए, मैंग्रोव फॉरेस्ट भारतीय तट के साथ मैंग्रोव वन आवरण के पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ पर उदाहरण के साथ चर्चा करें। क्लासेज अगर आपने किया हुआ है तो ये जो आपका भारत के वनस्पति के टॉपिक में मैंग्रोव वनस्पति के ऊपर मैं विस्तार के साथ चर्चा करता हूं और वहां पे आपको डिस्कस किया जाता है। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन उठा कि इस प्रश्न में केंद्रीय भाग क्या है, ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का केंद्रीय भाग क्या है, तो केंद्रीय भाग में आपसे पूछा गया है मैंग्रोव, मैंग्रोव वनस्पति, मैंग्रोव वनस्पति या मैंग्रोव वेजिटेशन के बारे में आपसे पूछा गया है सेंट्रल पार्ट में। दूसरे पार्ट की बातें करें, आपका दूसरे पार्ट की बातें करें तो क्वेश्चन का डिमांड क्या है। देखो, हमेशा समझना होता है कि प्रश्न का मांग क्या है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है। तो क्वेश्चन की डिमांड की बातें करेंगे तो कह रहा है ये जो दो डिमांड है, दो डिमांड है। ये जो मैंग्रोव वेजिटेशन है, मैं हिंदी लिख रहा हूँ, इंग्लिश बोल रहा हूँ। ये जो मैंग्रोव वेजिटेशन है, जो मैंग्रोव वनस्पतियां हैं, इस मैंग्रोव वनस्पतियों के पर्यावरणीय, इसके एनवायरमेंटल और इसके इकोनॉमिकल, इसके एनवायरमेंटल और इकोनॉमिकल समझो आपका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके बारे में हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आप में से बड़े सारे बच्चों ने इस प्रश्न को क्या कहते हैं क्लास में लिखा होगा, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। अब क्वेश्चन ही उठा कि इस प्रश्न को लिखा कैसे जाए, इस प्रश्न को लिखा कैसे जाए। तो प्रश्न की अगर हम चर्चा करें, इस प्रश्न के इंट्रोडक्शन में, इस प्रश्न के इंट्रोडक्शन में आप मैंग्रोव को दिखा सकते हैं, मैंग्रोव को दिखा सकते हैं और ISFR, ठीक है, जो 2023 है, इसमें दिखा सकते हैं भारत में मैंग्रोव का प्रतिशत, भारत में मैंग्रोव का प्रतिशत दिखा सकते हैं। परसेंटेज ऑफ मैंग्रोव इन इंडिया, भारत में मैंग्रोव का परसेंटेज क्या, इंडियन आपका स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि मैंग्रोव एक विशेष प्रकार की वनस्पतियां हैं जो स्वच्छ जल की तुलना में खारे जल में तेजी से विकसित होती हैं, अर्थात ये वनस्पतियां खारे जल के लिए अनुकूलित होती। इन वनस्पतियों की विशेष जड़ें इन्हें खारे जल के प्रति सुभेद्य बनाती हैं। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में मैंग्रोव वनस्पतियों का क्षेत्रफल इतना परसेंट है, इतना परसेंट है। इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं, आपका लिख सकते हैं। आपका थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आपका। इसके बाद हम कहां पे आ जाएंगे, इसके बाद हम कहां पे आ जाएंगे, इसके बाद हम डिमांड पे आ जाएंगे, इसके बाद हम डिमांड पे आ जाएंगे। प्रश्न का डिमांड क्या है मेरे प्यारे बच्चे, प्रश्न का डिमांड ये है, समझो प्रश्न का डिमांड ये है कि मैंग्रोव वनस्पति, मैंग्रोव वनस्पति, मैंग्रोव वेजिटेशन, इसका एनवायरमेंटल एडवांटेज, इसके एनवायरमेंटल एडवांटेज, इसके पर्यावरणीय लाभ, एनवायरमेंटल एडवांटेज, पर्यावरणीय लाभ। एक काम करेंगे आप इसे पॉइंट वाइज लिखते चले जाएंगे। एनवायरमेंटल लाभ की बातें करेंगे तो ये क्या करती हैं, पर्यावरण संतुलन करती है, पर्यावरण संतुलन करती है, ऑक्सीजन की आपूर्ति करके, तटीय पारिस्थितिकी का संरक्षण, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ कोस्टल
इकोलॉजी, कंजर्वेशन ऑफ कोस्टल इकोलॉजी, जैव विविधता का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, आपका जीवों को आवास प्रदान करती हैं, जीवों को आवास प्रदान करती हैं, आवास प्रदान करती हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं आपका तटीय क्षेत्रों में अपरदन को कम करती हैं, तटीय क्षेत्रों में अपरदन को रोकती हैं, अपरदन को रोकती हैं। ठीक है, तटीय क्षेत्रों में अपरदन को रोकती हैं। ठीक है, जल का शोधन करती हैं। ठीक है, जल का शोधन करती हैं, सागरीय प्रदूषण को नियंत्रित करती हैं, सागरीय प्रदूषण को नियंत्रित करती हैं। ठीक है, सागरीय प्रदूषण को नियंत्रित करती हैं, नियंत्रित करती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें, इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें तो आप ये भी बोल सकते हैं आपका कि ये क्या करती है, पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य आहार श्रृंखला को बनाए रखती है। आवासन में देखिए ये क्या करती हैं, आहार श्रृंखला को बनाए रखती हैं, आहार श्रृंखला को बनाए रखती हैं, बनाए रखती हैं। कितना पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉइंट हो गए, बहुत ही इतने पॉइंट। आवासी में आपका इतने पॉइंट बहुत हैं, ये इसके पर्यावरणीय लाभ हो गए। पर्यावरणीय लाभ के बाद हमसे आर्थिक लाभ पूछ रहे, क्या बोल रहा है हमसे, पर्यावरणीय लाभ के बाद हमसे पूछ रहा कि इसका इकोनॉमिकल लाभ क्या है, इकोनॉमिकल एडवांटेज क्या है, इसका आर्थिक लाभ क्या है, इकोनॉमिकल एडवांटेज क्या है, इसके आर्थिक लाभ क्या है। तो अगर हम इसके इकोनॉमिकल एडवांटेज की बातें करें, इसके आर्थिक लाभ की बातें करें आपका, ठीक है, की बातें करें तो आप खुद ही सोचिएगा। आर्थिक लाभ में ये जीविकोपार्जन का स्रोत है, जीविकोपार्जन का स्रोत है, ये संसाधन उपलब्ध कराते हैं, लकड़ी संसाधन, लकड़ी संसाधन की प्राप्ति, ठीक है, लकड़ी संसाधन की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें आपका ठीक है, लकड़ी उद्योग को बढ़ावा, लकड़ी उद्योग को बढ़ावा, ठीक है। उसके बाद भोजन की प्राप्ति, भोजन की प्राप्ति, इसके कारण समझिए रोजगार में वृद्धि होगी, इसके कारण रोजगार में वृद्धि होगी। फार्मा उद्योग, दवा उद्योग को कच्चा माल, फार्मा उद्योग को कच्चे माल की आपूर्ति, फार्मा उद्योग को कच्चे माल की आपूर्ति। 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट ये हो गए। अब इसके पास ना तो आपके पास टाइम है लिखने का, ना ही आपके पास स्पेस है। लास्ट में अगर आप चाहें तो आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि मैंग्रोव वनस्पतियां जो कि तटीय क्षेत्रों का परिरक्षण करती हैं, संरक्षण करती हैं, इनके पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ दोनों है, किंतु लगातार दोहन के कारण पर्यावरणीय संकट पैदा हुए हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि संपोषणी विकास के नियमों का पालन करते हुए, पर्यावरण को संरक्षण देते हुए आर्थिक विकास के लक्ष्यों को पूरा किया जाए। ठीक है, इतना लिख करके आप अपने आंसर को पूरा कर सकते हैं। तो आप मुझे बताओ, जिन बच्चों ने मेंस दिया ऐसे ही लिखा है? हाँ बिल्कुल लिख दो ना, बिल्कुल लिखो। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बिल्कुल लिखो, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। लिखिए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं, इसलिए ऐसे हमने लिखा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। उम्मीद है क्या कहते हैं आप लोगों ने ऐसा ही लिखा होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों ने ऐसा ही लिखा होगा। ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बातें करते हैं। कह रहा है आपका
कि व्हाट आर द सुटेबल जियोग्राफिकल कंडीशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ मेजर टाइप ऑफ मिलेट्स इन इंडिया, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। भारत में प्रमुख प्रकार के मिलेट्स की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां क्या हैं, उदाहरण के साथ चर्चा करें। देखो यहां पर वास्तव में मोटे अनाज की बातें कर रहा है। मिलेट्स का मतलब मोटे अनाज, मिलेट्स का मतलब मोटे अनाज की बातें कर रहा है। आई वास्तव में अगर इस क्वेश्चन की बातें करें, इस क्वेश्चन का जो सेंट्रल पार्ट है, क्वेश्चन का जो केंद्रीय भाग है, सेंट्रल पार्ट है, वह है आपका मोटा अनाज, मिलेट या मोटा अनाज है, मिलेट, मिलेट्स है या मोटा अनाज। इस क्वेश्चन की मांग क्या है, मांग या डिमांड क्या है? बड़ा सिंपल सा है, बड़ा आसान सा है, आप ही बता दो जरा। क्वेश्चन का मांग या डिमांड क्या है? क्वेश्चन का डिमांड ये है कि मिलेट्स या मोटे अनाज, मोटे अनाज के उत्पादन हेतु, उत्पादन हेतु आवश्यक दशाएं, आवश्यक दशाएं, आवश्यक दशाएं, ठीक है, विथ एन एग्जाम्पल, उदाहरण के साथ, ठीक है, विथ एन एग्जाम्पल, उदाहरण के साथ, ठीक है। ये हमारा प्रश्न पूछो, कितना सिंपल सा प्रश्न है, याद कीजिए। अगर आप लोगों ने क्लासेस किया होगा तो जब मैं आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ाता हूँ, आपका हरित क्रांति पढ़ाता हूँ, तो हरित क्रांति में जब थर्ड और फोर्थ फेज में जाते हैं तो हम वहां पे आपको ड्राई फार्मिंग पढ़ाते हैं। याद कीजिए, मैं आपको ड्राई फार्मिंग पढ़ाता हूँ, मैं आपको शुष्क कृषि पढ़ाता हूँ, शुष्क कृषि पढ़ाता हूँ, मैं आपको ड्राई फार्मिंग पढ़ाता हूँ, ड्राई फार्मिंग। शुष्क कृषि में हम बातें करते हैं मोटे अनाज के उत्पादन की, मोटे अनाज के उत्पादन की, मोटे अनाज के उत्पादन की बातें किया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स की बातें किया जाता है, में प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स की बातें किया जाता है। ये हमने आपको एक्सप्लेन किया है, ये हमने आपको समझाया है, आवासन में समझाया है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन ये उठा कि इसको लिखा कैसे जाए, इसको लिखा कैसे जाए? बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे हम एक छोटा सा, अगर चाहे तो इंट्रोडक्शन डाल दें। इंट्रोडक्शन में हम क्या करें, आपका भारत की आत्मनिर्भरता की बातें करेंगे। भारत की क्या कहते हैं हम, आत्मनिर्भरता की बातें करेंगे आपका, ठीक है। आत्मनिर्भरता की बातें करेंगे तो अभी आपका चाहे तो आप लिख सकते हो आपका कि भारत, भारत मोटे अनाज और दलहन और तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है, भारत निर्भर नहीं है। शुष्क कृषि को बढ़ावा देकर के भारत सरकार दलहन और तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। शुष्क कृषि के अंतर्गत, शुष्क कृषि के अंतर्गत मिलेट या मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया, जिसके लिए निम्नलिखित अनुकूल दशाएं विद्यमान होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अनुकूल दशाओं की बातें करें। यहाँ पे किसकी बातें करेंगे, अनुकूल दशाओं की बातें करेंगे। इतना लिखने के बाद हम सीधे मांग पर आ जाएंगे, सीधे हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका डिमांड पर आ जाएंगे, सीधे हम मांग पर आ जाएंगे। मांग पर आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सुटेबल कंडीशन की बातें करेंगे, सुटेबल कंडीशन की बातें करेंगे, अनुकूल जलवायु दशाओं की बातें करेंगे। प्रश्न ये उठा कि अनुकूल जलवायु दशाओं में किसकी बातें करेंगे, आपका अनुकूल जलवायु दशाओं में किसकी बातें करेंगे? तो अनुकूल जलवायु दशाओं में हम तापमान की बातें करेंगे, अनुकूल जलवायु दशाओं में हम वर्षा की बातें करेंगे, अनुकूल जलवायु दशाओं में हम आर्द्रता की बातें करेंगे, अनुकूल जलवायु दशाओं में हम मृदा की बातें करेंगे, हम मृदा की बातें करेंगे। आदिवासी में इन चारों की बातें करेंगे। प्लस हमसे पूछा हुआ कि अलग अलग फसल ले लीजिए, हमसे पूछा हुआ है कि अलग अलग फसल ले लीजिए। अलग अलग फसल के बारे में चर्चा की तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ज्वार ले लेंगे, यहाँ पे हम ज्वार ले लेंगे, बाजरा ले लेंगे, सुनते चलना, ज्वार ले लेंगे, बाजरा ले लेंगे, मक्का ले लेंगे, ज्वार ले लेंगे, बाजरा ले लेंगे, मक्का ले लेंगे, रागी ले लेंगे। ऐसी कुछ मोटी अनाज लेकर के हम उसके लिए आवश्यक दशाओं की बातें कर देंगे। तापमान कितना होना चाहिए, वर्षा कितना होना चाहिए, आर्द्रता कितनी होनी चाहिए, मृदा कैसी होनी चाहिए, हम अलग अलग फसल लेकर के इसके बारे में डील कर देंगे, इसके बारे में डिस्कशन कर देंगे। जैसे जैसे अगर हम बातें करें आपका मोटे अनाज की बातें करें आपका, ठीक है,
तो मोटे अनाज की बातें करें आपका तो सिंपल सी बात है आपका ज्वार। जैसे मान लीजिए हम ज्वार की बातें कर हम ज्वार की बातें कर रहे हैं, ज्वार की बातें करें आपका, ज्वार के लिए मैंने बोला तापमान, तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उसके बाद आपका औसत वर्षा, औसत वर्षा आपका 30 से 70 सेंटीमीटर या 80 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लिख सकते हैं शुष्क कृषि की फसल है, शुष्क कृषि की फसल, सबके लिए अलग अलग हमसे पूछा है ना, शुष्क कृषि की फसल है। इसके बाद हम मृदा लिख देंगे आपका, चिकनी मृदा या जलोढ़ मृदा, चिकनी या जलोढ़ मृदा। ऐसे करके हर फसल के बारे में 4 पॉइंट 5 पॉइंट 4 पॉइंट क्या कहते हैं, आसानी से लिखते चले जाएंगे आप, आसानी से। ज्वार के बारे में लिख दिया आपका। उसी तरह समझो आपका हम बाजरा के बारे में लिख देंगे, बाजरा के बारे में तापमान बोल देंगे 25 से आप 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा बोल देंगे 25 से 75 सेंटीमीटर। ये भी क्या है आपका शुष्क कृषि की फसल है। मृदा कैसी होनी चाहिए, रेतीली और दोमट मृदा होनी चाहिए। हमसे अलग अलग बच्चे पूछा है ना, तो अलग अलग पूछा है तो हम क्या करेंगे, सबके बारे में अलग अलग लिखते चले जाएंगे। इसी तरह हम क्या करेंगे, रागी के बारे में लिख देंगे, रागी के बारे में लिख देंगे। यह भी शुष्क कृषि की फसल है, इसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। इसके लिए आपका तापमान आपका 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, ठीक है, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इसके अलावा हम डिस्कस करें 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इससे थोड़ा सा आगे कम चले, वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, 50 से 100 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका, सिंपल सी बात है आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन उठा कि ऐसे ही करके आपका उत्पादन की बातें करनी है, ऐसा ही करके क्या करना है आपका, हमें उत्पादन की बातें करनी है, याद रखिएगा। अब अलग अलग फसल की उत्पादन की बातें करके, उत्पादन की बातें करके हम अपने आंसर को कंप्लीट कर देंगे। आप अपने आंसर क्या करें, कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह आपका मक्का के बारे में लिख दीजिएगा, मक्का के बारे में लिख देना है आपका, ठीक है। आपका मक्का के बारे में लिख देना, तापमान 15 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा 65 से 117 27 सेंटीमीटर, कठोर मृदा से लेकर हल्की दोमट मृदा। ये भी क्या है आपका शुष्क कृषि की फसल है, शुष्क कृषि की फसल है। ऐसा ही लिखते चले जाना है, ऐसा ही क्या करता है, लिखते चले जाना है। अगला क्वेश्चन की बातें कर रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो इसलिए पूछा गया, अगला क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि भारत सरकार ने मखाना बोर्ड बनाया, भारत सरकार ने मखाना बोर्ड बनाया। मखाना बोर्ड अगर भारत सरकार ने बनाया तो बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई मखाना बोर्ड अगर बना हुआ है तो मखाना से क्वेश्चन पूछना तो जरूरी है, हाँ या ना, जवाब दीजिएगा। मखाना से क्वेश्चन पूछना तो जरूरी है आपका, तो मखाना से प्रश्न पूछा गया है, मखाना से प्रश्न पूछा गया है आपका। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन द इकोलॉजिकल कंडीशन सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ मखाना, ठीक है, क्रॉप। What measures are being taken by the government to increase the production and marketing? मखाना, फॉक्स सीड और लोट सीड की फसल की खेती के लिए उपयुक्त पारिस्थितिकी स्थितियों की व्याख्या करें। इसके उत्पादन और विपणन को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं, क्या उपाय किए जा रहे हैं आपका। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे किया जाए, इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे किया जाए, शुरुआत कैसे किया जाए, ठीक है। इसके इंट्रोडक्शन में आप मखाना की बातें करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन में आप क्या करेंगे, मखाना की बातें कर लेंगे, मखाना की बातें कर देंगे कि मखाना, मखाना हाल के वर्षों में भारत में मखाना के उत्पादन में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई तथा भारत के संपूर्ण मखाना के उत्पादन में बिहार राज्य का उत्पादन में लगभग 90% की हिस्सेदारी है। मखाना एक आर्द्र फसल है। इस फसल के विकास उत्पादन के लिए निम्नलिखित अनुकूल दशाओं का होना आवश्यक है। जैसे ही आप लिखोगे ना, निम्नलिखित अनुकूल दशाओं का होना आवश्यक है। अब आपका इंट्रोडक्शन आपके क्वेश्चन के मेन डिमांड से जुड़ गया, इंट्रोडक्शन क्वेश्चन के मेन डिमांड से क्या हो गया आपका, जुड़ गया। और मेन डिमांड से जुड़ गया तो लिखो 1 2 3 4 5 6 आपका क्या लिखोगे, आपका मखाना के लिए आवश्यक दशाएं, सुटेबल कंडीशन, मखाना के लिए सुटेबल कंडीशन या आवश्यक दशाएं। सुटेबल कंडीशन की बातें अगर करें
सबसे पहले सुटेबल कंडीशन में आप टेम्परेचर दिखा दीजिएगा। देखिए पॉइंट वाइज लिख देना है, इसके लिए तापमान 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तापमान अगर हो गया आपका, तापमान के बाद आर्द्रता, आर्द्रता इसके लिए आर्द्रता 50 से 90% की होनी चाहिए। ठीक है, वर्षा की अगर हम बातें कर लें, ठीक है, इसके लिए वर्षा कितना होना चाहिए, तो 100 से लेकर के आपका 250 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, 200 सेंटीमीटर आपका जल जमाव की स्थिति होनी चाहिए। ठीक है, किसकी स्थिति होनी चाहिए, आपका जल जमाव की स्थिति होनी चाहिए। चिकनी मृदा होनी चाहिए ताकि जल रुक सके, चिकनी मृदा होनी चाहिए। ये क्या है आपका, ठीक है, ये क्या है आपका, इसके उत्पादन के लिए अनुकूल। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, कितना आसान सा क्वेश्चन है आपका। ये आपका इसके उत्पादन के लिए आवश्यक दशाएं हैं, इसके उत्पादन के लिए आवश्यक दशाएं हैं, आयुवासन में आपका आवश्यक दशाएं हैं। थोड़ा सा यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अगर इसके उत्पादन के लिए आवश्यक दशाएं आगे बढ़ा, तो क्वेश्चन का पहला वाला पार्ट पूरा हो गया, क्वेश्चन का पहला वाला पार्ट पूरा हो गया। उसके नीचे हमसे क्या पूछा हुआ है, इसके उत्पादन और विपणन को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा क्या काम किए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा क्या काम किए जा रहे हैं आपका, इसकी बातें किया जाए तो हम सीधा सा लिखेंगे। देखिए सीधा सा हम लिखेंगे यहाँ पे, सीधा सा हम यहाँ पे लिखेंगे कि भारत में मखाना का उत्पादन, भारत में मखाना का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। मखाना के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। ये जो ये जो उठाए गए कदम हैं ये निम्नलिखित हैं। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, हमें कदमों के बारे में लिख देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, कदमों के बारे में लिख देना है कि सरकार के द्वारा उठाए गए कदम क्या हैं। देखिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदम, सरकार द्वारा उठाए गए कदम, सरकार के द्वारा उठाए गए कदम। उठाए गए कदम में सबसे पहले हम लिखेंगे मखाना बोर्ड, सबसे पहले हम लिखेंगे मखाना बोर्ड की स्थापना, मखाना बोर्ड की स्थापना हम ये लिख देंगे आपका, बोर्ड की स्थापना। मखाना बोर्ड की स्थापना की अगर हम बातें करें, मखाना बोर्ड की स्थापना की हम बातें करें तो सिंपल सी बात है आपका, मखाना बोर्ड क्यों बनाया गया, ताकि उत्पादन, उत्पादन प्लस प्रसंस्करण को बढ़ाया जा सके, उत्पादन एवं प्रसंस्करण को बढ़ाना पहला काम आपका। ठीक है, मूल्यवर्धन करना, वैल्यू एडिशन करना, ठीक है, वैल्यू एडिशन करना, मूल्यवर्धन करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना, सहायता प्रदान करना, ठीक है, प्रशिक्षण देना, वित्तीय सहायता प्रदान करना, प्रशिक्षण देना, ये मखाना बोर्ड के अंतर्गत लिख सकते हो आपका। इसके अलावा, इसके अलावा किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए, समझो वित्तीय सहायता देने के लिए 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान, 100 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया। ठीक है, और क्या किया गया, सुनते जाओ ध्यान से, और क्या किया गया, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई, सुनते जाना, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई दरभंगा में। ठीक है, इसके अलावा और क्या किया गया, इसके अलावा और देखो हमसे उपाय पूछा है ना आपका, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, इसकी बातें की गई आपसे, इसकी बातें की गई, खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान। इसके अलावा एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद की बातें करेंगे तो यहां पर भी दरभंगा का नाम आ जाता है, ये लिख देंगे, एक जिला एक उत्पाद, यहां पर भी दरभंगा का नाम लिख देंगे। अरे भाई हरिकेश जी हम बोल देंगे टेस्ट के लिए, अभी जो डिस्कशन किया जा रहा है उस पर फोकस करो ना यार, जो डिस्कशन किया जा रहा है उस पर तुम्हारा फोकस नहीं है, तुम कोई और बातें कर रहे हो।
हमारा टॉपिक अभी डिस्कशन चल रहा है, मेंस के क्वेश्चन का बालक डिस्कशन किया जा रहा है, जो डिस्कशन किया जा रहा है उसकी बातें करो ना। अभी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है पीटी की, ज्वाइन कर लेना टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा तो। इसके अलावा समझो जीआई टैग, इसके अलावा जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग की बातें करेंगे आपका तो मिथिला मखाना, ठीक है, मिथिला मखाना। इतना सारा क्या हुआ, इतना सारा क्या हुआ, सरकार के द्वारा कदम उठाया गया है। देखिए सरकार के द्वारा कदम उठाया गया। अब बताओ इतने सारे कदम अगर उठाए जाएंगे, इतने सारे कदम अगर उठाए जाएंगे तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, आपको बताओ देश में मखाना का उत्पादन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आप ही जवाब दे दीजिए। देश में मखाना का उत्पादन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा आपका, देश में मखाना का उत्पादन बढ़ेगा आपका। ठीक, ये कहानी की गई आपका सरकार के द्वारा उठाए गए कदम। इतना लिख करके अपने आंसर को कंप्लीट कर दीजिए। इतना लिखने के बाद आप अपने आंसर को कंप्लीट कर दीजिए। इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आपका कह रहा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के 4 सबसे बड़े महानगर क्षेत्रों में और उसके आसपास के ऑटोमोबाइल उद्योग की वृद्धि और विकास पर चर्चा करें। ठीक है, वृद्धि और विकास पर चर्चा करें। सिंपल क्वेश्चन है, डिस्कस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड अराउंड द फॉर लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी रीजन ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, यहाँ पे जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका ऑटोमोबाइल उद्योग। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑटोमोबाइल उद्योग, हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑटोमोबाइल उद्योग। ठीक है, प्रश्न उठा कि ऑटोमोबाइल उद्योग का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऑटोमोबाइल उद्योग का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस ऑटोमोबाइल उद्योग के क्वेश्चन का, ये तो ऑटोमोबाइल उद्योग के केंद्रीय भाग हो गया, क्वेश्चन का केंद्रीय भाग हो गया। इस प्रश्न की मांग क्या है? ऑटोमोबाइल उद्योग, तो प्रश्न की मांग क्या है? मांग कह रहा है कि 4 जो बड़े नगर हैं, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई जो हो गया, कोलकाता जो हो गया, कोलकाता, ये 4 जो बड़े महानगर हैं, 4 जो बड़े महानगर हैं, इन बड़े महानगरों को, देखिए चारों बड़े महानगरों को, चारे जो बड़े महानगर हैं, इन्हीं के आसपास ऑटोमोबाइल के विकसित होने के कारण, ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल उद्योग के विकसित होने के कारण, के विकसित होने के कारण, विकसित होने के कारण, विकसित होने के कारण, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से क्या कहते हैं डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, अरे हमने बोल दिया भाई हरिकेश जी, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, हमने बोल दिया, डोंट वरी, क्या कहते हैं आपका, बोल दिया हमने, हम बोल देंगे, आपका टेस्ट होना ही स्टार्ट हो जाएगा, डोंट वरी, खुश हो जाओ, घुराओ और आ जाओ, जरा क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को लिखा कैसे जाए, इस क्वेश्चन को लिखा कैसे जाए। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाए। इंट्रोडक्शन में हम डालेंगे ऑटोमोबाइल उद्योग को, इंट्रोडक्शन में हम डालेंगे ऑटोमोबाइल उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग हम यहां पे डालेंगे, इसके बारे में हम लिखेंगे, ऑटोमोबाइल उद्योग के बारे में लिखेंगे। और ऑटोमोबाइल उद्योग को हम दिखाएंगे आपका सनराइज इंडस्ट्री के रूप में, इसे हम दिखाएंगे सनराइज इंडस्ट्री के रूप में, सनराइज इंडस्ट्री के रूप में इसको हम दिखा देंगे कि ऑटोमोबाइल उद्योग जो है वो सनराइज इंडस्ट्री, आराम से 20, 25, 30 शब्दों में हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है, 20, 30 शब्दों में हम क्या करेंगे, आपका डिस्कस कर देंगे आपका। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन का मांग क्या, इतना लिखने के बाद, इतना लिखने के बाद हम क्वेश्चन की डिमांड पे आ जाएंगे, इतना लिखने के बाद हम क्वेश्चन की डिमांड पर आ जाएंगे, क्वेश्चन की मांग पर आ जाएंगे और इंट्रोडक्शन को डिमांड के साथ जोड़ेंगे। हम देखिए, हम बोलेंगे कि भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग, समझो भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग के केंद्रण का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि ये उद्योग आपका देश के 4 बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के आसपास केंद्रित है। उन उद्योगों के, इस उद्योग के इन बड़े महानगरों के आसपास केंद्रित होने के निम्नलिखित कारण हैं, निम्नलिखित कारण हैं। आई बसों में, और उसके बाद 1 2 3 4 5 करते लिखते चले जाएंगे। क्या लिखेंगे,
ठीक है। डी फॉर दिल्ली, ए फॉर कोलकाता, एम फॉर मुंबई, सी एच फॉर चेन्नई। ठीक है, चेन्नई। इस क्षेत्रों में आपका कारण, ठीक है, डी फॉर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के आसपास विकसित होने के कारण, विकसित होने के कारण, विकसित होने के कारण। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। इसका सबसे पहला जो कारण होगा आपका, सबसे पहला जो कारण होगा वह होगा दक्ष, किफायती, किफायती तेज परिवहन की सुविधा, तेज परिवहन की सुविधा, दक्ष, किफायती, तेज परिवहन की सुविधा, सुविधा। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपका नगरीय जनसंख्या का अधिक होना, नगरीय जनसंख्या का अधिक होना। नगरीय जनसंख्या अगर अधिक होगी तो ऑटोमोबाइल उद्योग, आपका ऑटोमोबाइल उद्योग या मोटर वाहन उद्योग का डिमांड अपने आप बढ़ जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके अलावा नगरीकरण की तीव्र दर, नगरीकरण की तीव्र दर, तीव्र दर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नगरों में, इन नगरों में युवाओं की बढ़ती जनसंख्या, युवाओं की बढ़ती जनसंख्या, युवाओं की बढ़ती जनसंख्या। ठीक है, इसके अलावा लिखेंगे आपका बड़ा एवं विकसित बाजार, बड़ा एवं विकसित बाजार तंत्र, विकसित बाजार तंत्र, बड़ा एवं विकसित बाजार तंत्र हो जाएगा। ठीक है, तंत्र हो जाएगा। इसके अलावा हम क्या करेंगे, बड़ा एवं विकसित बाजार तंत्र हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बेहतर निवेश, बेहतर एवं प्रभावी निवेश, प्रभावी निवेश हो जाएगा। इसके अलावा आपका प्रभावी प्रशासन, प्रभावी प्रशासन, प्रशासन। ठीक है, प्रभावी प्रशासन हो जाएगा। ठीक है, श्रम का आवागमन, श्रम का बेहतर आवागमन, बेहतर आवागमन, आवागमन। मजबूत आधारभूत अवसंरचना, मजबूत आधारभूत, मजबूत आधारभूत अवसंरचना, मजबूत आधारभूत अवसंरचना। आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 9 पॉइंट हो गए। इसी को बस क्या कहते हैं, आराम से आप लिख दीजिएगा, आपका आंसर कंप्लीट, आपका आंसर कंप्लीट हो गया, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ऐसे ही लिखना, देख लो कितना आसान आसान प्रश्न है, आसान आसान प्रश्न है। अब शायद आपको याद आ रहा होगा कि क्लासेज में जो बताया जाता है क्यों बताया जाता है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये तो मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ाता हूं तो पीटी और मेंस करके कंबाइन करके पढ़ाता हूं, उसी समय क्या कहते हैं आपका हो जाएगा, उसी में ये सब पढ़ा दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे यहां से। इसके बाद हम क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन क्या कह रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानें खनिज संसाधन में अधिक समृद्ध हैं, इनके भूवैज्ञानिक संरचना, संबंधित उत्खनन और खनन गतिविधियों के संबंध में कथन पर चर्चा करें, कथन पर चर्चा करें। इस प्रश्न की बातें अगर हम करें, इस प्रश्न की बातें करें, कि क्वेश्चन पूछा गया है प्रायद्वीपीय भारत के बारे में, क्वेश्चन पूछा गया है प्रायद्वीपीय भारत के बारे में, प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत के बारे में प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न प्रायद्वीपीय भारत के बारे में क्या पूछा गया है, इस प्रश्न का डिमांड क्या है, ये जो प्रश्न है इस प्रश्न की डिमांड क्या है, इस प्रश्न की मांग क्या है। मांग में बोला जा रहा है आपका कि भूवैज्ञानिक संरचना, भूवैज्ञानिक संरचना, संरचना। दूसरा पूछा जा रहा है आपका उत्खनन, उत्खनन और खनन गतिविधियां,
उत्खनन और खनन गतिविधियां, ये हमारा प्रश्न है। उत्खनन और खनन गतिविधियां क्या कहते हैं आपका, ये हमारे क्या हैं, आपके प्रश्न हैं। ये हमारे क्या हैं, आपके प्रश्न हैं। ठीक है, अब प्रश्न उठा कि इसको लिखा कैसे जाए, इसको लिखा कैसे जाए। तो अगर हम इसकी चर्चा करें, अगर हम इसकी चर्चा करें, यहां पे सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन डालेंगे। इंट्रोडक्शन या भूमिका, भूमिका इंट्रोडक्शन या भूमिका में हम डालेंगे प्रायद्वीपीय पठार को, या हम डालेंगे प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत की बातें करेंगे। इस प्रायद्वीपीय भारत की, देखिए आपके इंट्रोडक्शन में हम प्रॉपर इसकी अपनी एक सीमा बना देंगे, इसकी सीमा बता दिया जाएगा, और प्रायद्वीपीय पठार को, प्रायद्वीपीय भारत को दिखा दिया जाएगा कि ये भूगर्भ दृष्टिकोण से, भूगर्भिक दृष्टिकोण से, भूगर्भिक दृष्टिकोण से शांत प्रदेश है। ये इंट्रोडक्शन में ही दिखा दिया जाएगा। ठीक है, भूगर्भिक दृष्टिकोण से ये शांत प्रदेश है, ये क्या करें, आपका इंट्रोडक्शन में इसको दिखा दिया जाएगा। इतना जब आप लिखोगे तो आराम से आपका 35-40 आपका 35-40 शब्द आपके हो जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा। इसके बाद क्या करेंगे, हम क्वेश्चन की बताएंगे। क्वेश्चन का हमारा अपना डिमांड है, अपना डिमांड है, इस क्वेश्चन का अपना मांग है, डिमांड या मांग है। मांग, पहली मांग क्या है, मांग 1 क्या है, पहली मांग क्या है। डिमांड का पहला जो मांग है, पहला जो मांग है वो पूछ रहा है आपका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत की भूगर्भिक संरचना, ये पूछ रहा है। अब हमें क्या करना है, ये बताना है, ये बताना है कि प्रायद्वीपीय जो भारत है, समझो आपका प्रायद्वीपीय जो भारत है आपका, इस प्रायद्वीपीय भारत की भूगर्भिक संरचना, इसकी बनावट कैसी है। हमें इसको बच्चे अलग अलग पैराग्राफ लेना है, लंबा प्रश्न है, हमें अलग अलग पैराग्राफ लेना है। जैसे हमें भूगर्भिक आपका बनावट में पहला लिख देना है आपका, ठीक है, पहले पैराग्राफ में हमें दिखाना है कि इसके बारे में दिखा देना है टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट। ठीक है, विवर्तन की, विवर्तन की उत्थान दिखा देना है, उत्थान या टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट दिखा देना है, विवर्तन की उत्थान या टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट दिखा देना है। इसमें आपको आराम से 40-50 शब्द लिखना है कि गोंडवाना लैंड से अलग होकर के भारत, इंडियन, आपका इंडियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट उत्तर दक्षिण की तरफ गति कर रही थी। गति के इस दौरान इस क्षेत्र में क्षेत्रीय उत्थान की घटना हुई, जिसके कारण एक टेबल लैंड, एक टेबल लैंड का निर्माण हुआ, जिसे हम दक्षिण के पठारी प्रदेश के नाम से जानते हैं। प्रॉपर तरीके से आप पैराग्राफ में लिखेंगे, प्रॉपर तरीके से आप क्या करेंगे, पैराग्राफ में आप लिखेंगे इसे। ठीक है, पहला पैराग्राफ ये हो जाएगा। पहले पैराग्राफ के बाद दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, दूसरे पैराग्राफ में आप दिखाएंगे गोंडवाना लैंड का विखंडन, दूसरे पैराग्राफ में आप दिखाएंगे गोंडवाना लैंड का विखंडन, गोंडवाना लैंड का विखंडन। आराम से क्या कहते हैं आपका 50 से 60 शब्द लेंगे और दिखाएंगे कि प्राचीन भूभाग गोंडवाना लैंड के विखंडन के कारण, प्राचीन भूभाग गोंडवाना लैंड के विखंडन के कारण, विखंडन के कारण आपका, ठीक है, के कारण भारतीय और यूरेशियन, भारतीय और ऑस्ट्रेलियन प्लेट का जन्म हुआ, या भारतीय भूभाग का जन्म हुआ। विखंडन के पश्चात भारतीय भूभाग विश्वत उत्तर पूर्व की दिशा में विश्वत रेखा की तरफ गति करने लगी। इस गति के दौरान भारत के प्रायद्वीपीय पठार का जन्म हुआ। प्रॉपर तरीके से आपको लिखना है। दूसरे पैराग्राफ में गोंडवाना लैंड का विखंडन दिखाना है। तीसरे पैराग्राफ में, तीसरा जो पैराग्राफ है, तीसरे पैराग्राफ में आपको दक्कन ट्रैप दिखाना है। तीसरे पैराग्राफ में आपको दक्कन ट्रैप का निर्माण दिखाना है, दक्कन ट्रैप का निर्माण दिखाना है। प्रॉपर फिगर बना करके, समझ रहे हैं आप लोग, प्रॉपर फिगर बना करके आप क्या करेंगे, दक्कन ट्रैप के निर्माण को आप समझाएंगे। ठीक है, दक्कन ट्रैप के निर्माण को आराम से आप समझाएंगे प्रॉपर फिगर बना करके। आई बात सुनिए, फिगर बना करके दक्कन ट्रैप के निर्माण को आप समझाएंगे।
अयवासी में तो दक्कन ट्रैप के निर्माण को, इसको भी आप समझा देंगे आराम से 40 से 50 शब्द में कि भारतीय भूभाग गोंडवाना लैंड से अलग होने के पश्चात जब उत्तर पूर्व की तरफ गति कर रहा था तो रीयूनियन हॉट स्पॉट के ऊपर से गुजरा, रीयूनियन हॉट स्पॉट के ऊपर से गुजरा। परिणाम स्वरूप आपका दक्षिण भारत के एक विशाल क्षेत्र में, दक्षिण भारत के एक विशाल क्षेत्र में लावा का प्रवाह हुआ, लावा का प्रवाह हुआ तथा लावा की चट्टानें, समझो, तथा लावा की चट्टानें दक्षिण भारत के एक बृहद क्षेत्र में फैल गई, दक्षिण भारत के बृहद क्षेत्र में फैल गई और इस प्रकार दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। निर्माण होता है ये दिखा देंगे आपका। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, चौथे पैराग्राफ में, चौथे पैराग्राफ में यहां पे दिखा देंगे चट्टानों का निर्माण। चौथे पैराग्राफ में आप दिखा देंगे विभिन्न चट्टानों का निर्माण, विभिन्न चट्टानों का निर्माण। विभिन्न चट्टानों के निर्माण में आप क्या करेंगे, आर्कियन से लेकर के, आर्कियन से लेकर के आर्कियन चट्टानें, धारवाड़ चट्टानें, कुड़प्पा चट्टानें, विंध्यन चट्टानें, अयवस में विंध्यन चट्टानें, गोंडवाना चट्टानें, टर्सीरी चट्टानें, ये सारी की सारी चट्टानें आप दिखाएंगे। क्वाटरनरी इन चट्टानों को दिखा देंगे तो प्रॉपर यहां तक पहुंचते पहुंचते लगभग 200-250 शब्द आपके हो जाएंगे, लगभग 200-250 शब्द आपके हो जाएंगे और क्वेश्चन का पहला पार्ट यहां पे पूरा हो जाएगा, क्वेश्चन का पहला पार्ट यहां पे आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में चलेंगे, क्वेश्चन के हम सेकेंड पार्ट में चलेंगे, डिमांड नंबर 2 में चलेंगे। डिमांड 2 में कह रहा है आपका कि खनन संबंधी गतिविधियां, डिमांड 2 में चल रहा है, हमसे पूछ रहा है खनन संबंधित गतिविधियां, गतिविधियां। खनन संबंधित गतिविधियों को हम 2 पार्ट में तोड़ देंगे, 2 पार्ट में तोड़ देंगे और 2 पार्ट में तोड़ करके हम दिखाएंगे एक पार्ट में धात्विक खनिजों का खनन, धात्विक खनिजों का खनन, धात्विक खनिजों का खनन और उसके बाद हम दिखाएंगे अधात्विक खनिजों का खनन, अधात्विक खनिजों का खनन, खनिजों का खनन, ये हम दिखा देंगे। धात्विक और अधात्विक खनिजों के खनन को हम दिखा देंगे। धात्विक खनिजों के खनन में हम क्या करेंगे, आपका यहां पे प्रमुख क्षेत्र ले लेंगे, राज्यों के नाम ले लेंगे, प्रमुख क्षेत्र लिख लेंगे, आपका प्रमुख खनिज लिख देंगे, प्रमुख क्षेत्र प्रमुख खनिज लिख देंगे। यहां पर भी आपका प्रमुख क्षेत्र और प्रमुख खनिज लिख देंगे, प्रमुख क्षेत्र और प्रमुख खनिज यहां पे लिख दिया जाएगा और लिख करके यहां पे पूरा कर दिया जाएगा, लिख करके यहां पे क्या कर दिया जाएगा, पूरा कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इन दोनों को मिलाकर के आराम से आप क्या करेंगे, 100 शब्द आप लिख देंगे, ठीक है। और लास्ट में निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, इस प्रकार निष्कर्षता या कहा जा सकता है, इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि प्रायद्वीपीय पठार जो कि भारत का विस्तृत एवं सर्वाधिक प्राचीन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, इसकी भूगर्भिक संरचना अत्यंत ही जटिल है तथा यह भूगर्भिक दृष्टिकोण से एक स्थायी प्रदेश के रूप में जाना जाता है, साथ ही साथ खनिजों के भंडार के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र में उपस्थित विभिन्न प्रकार के खनिजों का खनन संबंधी गतिविधियां इस क्षेत्र में आधारभूत अवसंरचना, सामाजिक विकास और आर्थिक विकास में योगदान देती हैं, किंतु खनन संबंधी यही गतिविधियां कई पर्यावरणीय समस्याओं का कारण भी हैं। अतः आवश्यकता इस बात की कि इस क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देते हुए क्षेत्रीय संतुलन को बढ़ावा देते हुए खनिजों के खनन की नीतियां बनाई जाए और पर्यावरण प्रबंधन को महत्वपूर्ण बनाया जाए। इतना लिख करके आप अपना आंसर पूरा कर देंगे, आप अपना आंसर क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। इतना लिखने के बाद आप अपना आंसर पूरा कर देंगे। इसमें आप देखेंगे एक दूसरा क्वेश्चन भी है, इसमें अगर आप देखेंगे तो एक दूसरा क्वेश्चन भी कह रहा है कि भारत की जलोढ़ मृदा और पुरोढ़ मृदा के बीच अंतर स्पष्ट करें, उदाहरण के साथ उसके निर्माण की प्रक्रिया, विशेषता, वितरण पैटर्न पे चर्चा करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जलोढ़ मृदा, तो पूछा हुआ है जलोढ़ मृदा एलुवियल सॉइल, और एक पूछा हुआ है डी एलुवियल सॉइल। ठीक है, डी एलुवियल सॉइल पूछा हुआ है, पूरा जलोढ़ मृदा पूछा हुआ है या पुरोढ़ मृदा पूछा हुआ है, दोनों के बीच में अंतर पूछा। तो देखो
जलोढ़ मिट्टी तो आप जानते हो, बहुत ही आसान है। जलोढ़ मिट्टी तो आप जानते हो, आप जानते हो। आपके लिए यहां पर देखो, पुरोड़ मृदा का मतलब होता है, इसका एक सामान्य अर्थ होता है, इसका सामान्य अर्थ होता है बाढ़। बाढ़ होता है, ठीक है। बाढ़ हो गया या बाढ़ का मैदान हो गया, बाढ़ हो गया या बाढ़ का मैदान हो गया, मैदान हो गया। बाढ़ के मैदान की बात अगर किया जाएगा, बाढ़ के मैदान की बातें किया जाएगा, तो बाढ़ के मैदान के द्वारा निर्मित मृदा, बाढ़ के मैदान में निर्मित मृदा, निर्मित मृदा ये पूछा जा रहा है। बाढ़ के मैदान में निर्मित मृदा की बातें कर रहा है और जलोढ़ मृदा की बातें कर रहा है, ठीक है। बाढ़ के मैदान की बात, निर्मित मृदा की बातें करें आपसे, बाढ़ के मैदान में निर्मित मृदा की बातें अगर आपसे करें, तो सिंपल सी बात है, बाढ़ के मैदान में निर्मित जो मृदा है ये होती क्या है, ये नवीन जलोढ़ मृदा होती है, ये नवीन जलोढ़ मृदा होती है, ठीक है। नवीन जलोढ़ मृदा होती है आपका, यानी कि ये होती है आपका खादर, खादर होती है आपका। बाढ़ के मैदान में आपका होता क्या है, आपका नए नए अवसाद जमा होते हैं, नए नए अवसाद का निक्षेपण होता है या नए नए अवसाद का जमाव किया जाता है, ठीक है। नए नए अवसाद का जमाव किया जाता है, उसी के बारे में पूछ रहा है। और यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी की बातें कर रहा है। जलोढ़ मिट्टी का मतलब आपका नदियों द्वारा, नदियों द्वारा अवसादों के जमाव से निर्मित मृदा, नदियों द्वारा अवसादों के जमाव से निर्मित मृदा, जमाव से निर्मित मृदा, नदियों के अवसादों के जमाव से निर्मित मृदा, निर्मित मृदा। इन्हीं दोनों के बीच में आपको अंतर बताना है, इन्हीं दोनों के बीच में आपको अंतर बताना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके अंतर बता दीजिएगा। जलोढ़ मृदा के अंतर्गत पुरानी एवं नवीन जलोढ़ मृदा दोनों शामिल किया जाता है, जबकि बाढ़ के मैदान की मृदा में सामान्यतः नवीन का आपका नवीन मृदा को शामिल करते हैं। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा में समझो आपका जलोढ़ मृदा का निर्माण नदी घाटियों में होता है, जबकि आपका पुरोड़ मृदा का निर्माण सामान्यतः बाढ़ के मैदानों में होता है, बाढ़ के मैदानों में। जलोढ़ मृदा का निर्माण ऊपरी और निचली घाटियों दोनों में होता है, जबकि पुरोड़ मृदा का निर्माण सामान्यतः नदी की निचली घाटियों में आता होता है, जहां पर बाढ़ की समस्या सबसे ज्यादा होती है। पुरोड़ मृदा में नए नए अवसादों का जमाव होता रहता है, किंतु जलोढ़ मृदा के उन क्षेत्रों में जहां पे बाढ़ का जल प्रत्येक वर्ष प्रवेश नहीं करता है, वहां पर नवीन मृदा का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। जलोढ़ मृदा में, पुरानी जलोढ़ मृदा में आपका रेह और कल्लर पाए जाते हैं, जबकि पुरोड़ मृदा में ऐसे आपकी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं। ऐसे करके ना आप 6 7 8 9 10 पॉइंट आप लिख करके दोनों में अंतर समझा दोगे, अंतर समझा दोगे तो सिंपल सी बात है, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन पूछा गया है जलोढ़ मृदा के बारे में, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एलुवियल सॉइल के बारे में, जलोढ़ मृदा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, जलोढ़ मृदा का पहले एक इंडिया का मैप बना देना है, एक मैप बना देना है। मैप में आपको दिखा देना है जलोढ़ मृदा, मैप में आपको दिखा देना है जलोढ़ मृदा, ठीक है। उसके बाद आपको दिखा देना है जलोढ़ मृदा की उत्पत्ति, पैराग्राफ वाइज आपको दिखाना है, जलोढ़ मृदा की उत्पत्ति दिखा देना है। और उत्पत्ति में यहाँ पे नदियों द्वारा अवसादीकरण दिखा देना है, नदियों द्वारा अवसादीकरण ये दिखा देना है आपको, नदियों के द्वारा अवसादीकरण एक पैराग्राफ यहाँ पे दिखा दीजिएगा। इसके बाद दिखा दीजिएगा जलोढ़ मृदा की विशेषताएं। जब विशेषताएं आप लिखिएगा जलोढ़ मृदा को, इसको पॉइंट टू पॉइंट कर दीजिएगा, जलोढ़ मृदा की विशेषताओं को आप पॉइंट टू पॉइंट कर देंगे। आर्यतिवास में पॉइंट टू पॉइंट जलोढ़ मृदा का निर्माण नदी घाटियों में होता है, जलोढ़ मृदा में आपका जल की मात्रा ज़्यादा होती है, वायु की मात्रा कम होती है, जलोढ़ मृदा में रेत बजरी और मृतिका पाए जाते हैं, जलोढ़ मृदा में आपका ये खनिज तत्व पाए जाते हैं, जलोढ़ मृदा में जैविक तत्व होते हैं, ह्यूमस के तत्व अपेक्षा ह्यूमस का जो तत्व होता है वो कुछ कम होता है। ऐसे करके इसकी विशेषताओं के बारे में लिख देना है, सब कुछ पढ़ाया गया है, विशेषताओं के बारे में लिख देना है। उसके बाद चाहें तो इसकी आप फसलें लिख दीजिए, फसलें लिख दीजिएगा, और लास्ट में इसकी समस्याएं बता दीजिएगा, लास्ट में आपका इसकी समस्याएं बता दीजिएगा। आपके उसके बाद आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आयुवासन में लास्ट में आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही लिखना है, ये सब आपको क्लास में पढ़ाया गया है और ये सब क्वेश्चन क्लास में आपको दिया गया है।
क्लास में क्या कहते हैं, लिखने के लिए आपको ये सब प्रश्न दिए गए हैं। ये सब लिखे, ये सारे प्रश्न आप बताओ जिन बच्चों ने क्लासेस किया हो, क्या उनके लिए नए प्रश्न हैं? क्या उनके लिए ऐसे नए प्रश्न हैं, या ऐसे प्रश्नों की कई बार प्रैक्टिस आपसे की गई है? बताइए जरा सा, कई प्रैक्टिस आपने ऐसे प्रश्नों की किया हुआ है। ठीक है, यहां से आगे बढ़ेंगे। कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि बिहार से जनसंख्या के पलायन के कारणों और परिणामों तथा जनसंख्या को स्थिर करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा उठाए गए उपायों पर चर्चा करें। राज्य सरकारों के द्वारा उठाए गए उपायों पे क्या कहते हैं आपका, चर्चा करें। उठाए गए उपायों पे चर्चा करें। इस प्रश्न की बातें अगर करें, इस प्रश्न की बातें करें, तो ये जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया है माइग्रेशन के बारे में। ये जो प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न पूछा गया है माइग्रेशन या प्रवासन के बारे में। माइग्रेशन या प्रवासन। प्रश्न की मांग की बातें अगर करें, डिमांड की बातें करें, प्रश्न पूछ रहा है बिहार में प्रवासन के कारण, बिहार में प्रवासन के कारण, प्रवासन के कारण, कारण, और पूछा जा रहा है रोकने के उपाय। बिहार में प्रवासन के कारण और रोकने के उपाय, सरकार ने रोकने के लिए कौन कौन से उपाय किए हैं आपका, ये बातें हमसे पूछा जा रहा है। ये बातें हमसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये बातें पूछा जा रहा है तो सिंपल सी बात है आपका, इस प्रश्न को लिखा कैसे जाएगा? बड़ा सिंपल सा है। इस प्रश्न को लिखा कैसे जाएगा? इस प्रश्न में सबसे पहले डाला जाएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप दिखाएंगे प्रवासन को, इंट्रोडक्शन में आप दिखा देंगे माइग्रेशन को, आप प्रवासन को दिखा देंगे। माइग्रेशन या प्रवासन को दिखा देंगे। आप दिखा देंगे आपका कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र से जनसंख्या का स्थायी या अस्थायी रूप से आवास के लिए किसी दूसरे क्षेत्र में, किसी दूसरे प्रदेश में गमन कर जाना ही प्रवासन कहलाता है। इसके बाद क्या करना है, यहीं पे एक डाटा ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक डाटा ले लेना है कि भारत में प्रवासन का एक डाटा ले लेना है, स्पेशली बिहार में, कि बिहार में प्रवासन के बिहार की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट जो जनसंख्या है वो प्रवास कर रही है, कितना परसेंट जो जनसंख्या है वो जनसंख्या आपकी माइग्रेट कर रही, प्रवास कर रही है, उसका हम लोग डाटा ले लेंगे। बिहार में प्रवासन से संबंधित, ठीक है, हम डाटा ले लेंगे, डेटा ले लेंगे या आंकड़े ले लेंगे, आंकड़े, और इसमें दिखा देंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे प्रश्न की मांग पर। इसके बाद हम आ जाएंगे प्रश्न की मांग पर, प्रश्न की मांग पर, डिमांड पर आ जाएंगे। ठीक है, मांग या डिमांड की बातें करेंगे आपका, तो हमसे पूछा जा रहा है कि बिहार में प्रवासन के कारण, बिहार में प्रवासन के कारण, बिहार में प्रवासन के कारण, ये हमसे पूछा जा रहा है। इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग सब हेडिंग डालेंगे और अलग अलग सब हेडिंग करके पैराग्राफ वाइज इसे हम लिखा देंगे। ठीक है, सबसे पहला लिखेंगे आपका बेरोजगारी की उच्च दर, बेरोजगारी की उच्च दर, उच्च दर, सबसे पहला तो ये लिखेंगे। आराम से इसके बारे में 25 से 30 शब्दों में लिखेंगे, 25 से 30 शब्दों में लिखेंगे बेरोजगारी की उच्च दर। ठीक है, उसके बाद हम दिखाएंगे अशिक्षा, अशिक्षा का उच्च स्तर, अशिक्षा का उच्च स्तर, ये दिखा देंगे आपका। ठीक है, नगरीकरण की मंद दर, नगरीकरण की मंद दर, की मंद दर, ये दिखा देंगे आपसे। नगरीकरण की मंद दर के बारे में दिखा देंगे कि नगरीकरण की दर मंद है आपका। राज्य में निवेश ना होना, राज्य में भारी निवेश की कमी, भारी निवेश की कमी, राज्य में भारी निवेश की कमी, कमी, औद्योगिकरण आपका मंद होना, औद्योगिकरण मंद। ठीक है, आधारभूत अवसंरचना का अभाव, आधारभूत अवसंरचना का अभाव, ये सब कुछ आपको पैराग्राफ वाइज लिखना है।
आधारभूत अवसंरचना का अभाव, ठीक है। इसके बाद समझो आधारभूत अवसंरचना का अभाव, इसके बाद अगर हम चर्चा करें आपका तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य एवं परिवहन की सुविधाएं, स्वास्थ्य एवं परिवहन की सुविधाएं, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, पैराग्राफ वाइज लिख देना है, और पैराग्राफ वाइज लिख करके हमको समझा देना है कि बिहार में प्रवासन का दर उच्च क्यों है। आ रही थी बात समझ में। इसके आगे बोला जा रहा है, इसके आगे बोला जा रहा है आपका कि सरकार ने क्या उपाय सुझाए हैं। इसके बाद बोला जा रहा है कि सरकार के द्वारा उपाय, बिहार सरकार के द्वारा किए गए उपाय, बिहार सरकार के द्वारा किए गए उपाय, ठीक है। बिहार सरकार के द्वारा किए गए उपाय, बिहार सरकार ने, ठीक है, आपका रोजगार, बिहार सरकार ने क्या किया है, देखिए प्रवासन को कम करने के लिए, प्रवासन को कम करने के लिए क्या किया है आपका, सिंपल सी बात है आपका स्मार्ट शहर की योजना को लागू करना, ये पैराग्राफ में लिखेंगे आप, एग्जाम्पल दे देंगे पटना, देखिए स्मार्ट शहर योजना को लागू करना आपका, ठीक है। उसके बाद शहरीकरण या नगरीकरण, ये पैराग्राफ वाइज लिखना है, नगरीकरण की दर को तीव्र करना, शहरीकरण या नगरीकरण की दर को तीव्र करना, ठीक है। इसके बाद अगर हम चर्चा करें, गांव तक संसाधन की पहुंच सुनिश्चित करना, गांव तक संसाधन की पहुंच, गांव तक संसाधन की पहुंच को सुनिश्चित करना, गांव तक संसाधन की पहुंच को सुनिश्चित करना, ये दिखा देना है आपका, ठीक है। इसके अलावा औद्योगिकरण, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा, एग्जाम्पल दे दे के लिखेंगे आपका, उद्योगों को बढ़ावा, ये पैराग्राफ वाइज आपको लिखना है, ठीक है। कौशल विकास कार्यक्रम, ये सब कुछ पैराग्राफ में आपको लिखना है, कौशल विकास कार्यक्रम, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा निवेश को आकर्षित करना, आप यहाँ पे एग्जांपल दे दीजिएगा रिलायंस के कैंपा का, यहाँ पे आप क्या करना है, आपको एग्जांपल दे देना है। इसके अलावा आप लिख देंगे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना, ठीक है। इन सभी को आपको क्या करना है, पैराग्राफ वाइज लिखना है, और पैराग्राफ वाइज लिख करके अपने आंसर को कंप्लीट कर देना है। लास्ट में आप क्या करेंगे, एक निष्कर्ष लिख दीजिएगा, लास्ट में निष्कर्ष में क्या दिखा देंगे आपका, निष्कर्ष में आपका बिहार में आपका प्रवासन की समस्याएं आपका, उसके बाद ये उपाय सरकार करी, इसको अलावा और आगे की राह क्या होगी, सरकार को और क्या क्या कदम उठाने चाहिए, इतना लिख करके क्या करेंगे, अपने आंसर को कंप्लीट कर देंगे। इतना लिखने के बाद अपने आंसर को क्या कर देंगे, आपका कंप्लीट कर देंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, वह है आपका सौर ऊर्जा का। अगला जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है आपका सौर ऊर्जा का, कोई बात नहीं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन आपका सौर ऊर्जा का है। मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो सौर ऊर्जा का है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि भारत में सौर ऊर्जा के उत्पादन के पारिस्थितिकी और आर्थिक लाभों की जांच उपयुक्त उदाहरण के द्वारा करें। सिंपल से कह रहा है आपका सौर ऊर्जा की उत्पादन, सौर ऊर्जा की बातें हमसे कर रहा है, सौर ऊर्जा की बातें कर रहा है आपका। तो सिंपल सी बात है,
यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सौर ऊर्जा के बारे में लिखा गया। इसका मतलब आपका हम इंट्रोडक्शन में, समझिए, हम इंट्रोडक्शन में हम भूमिका में सौर ऊर्जा के बारे में लिखेंगे। भूमिका में किसके बारे में लिखेंगे? सौर ऊर्जा के बारे में लिखेंगे। और यहाँ पे आप चाहिएगा तो आपका एक डाटा दे दीजिएगा, एक डाटा दे दीजिएगा आपका कि भारत के कुल ऊर्जा के उत्पादन में सौर ऊर्जा का प्रतिशत कितना है। देखिए, सौर ऊर्जा का समझो आपका प्रतिशत कितना है, सौर ऊर्जा का प्रतिशत कितना है, ये आपको दिखा देना है, इंट्रोडक्शन में ही डाल देना है, इंट्रोडक्शन में डाल देना है। उसके बाद सीधे डिमांड पर आ जाना है, इसके बाद सीधे क्वेश्चन के डिमांड पर आ जाना है, डिमांड पर, मांग पर आ जाना है। मांग में दिखा देना है सौर ऊर्जा के पर्यावरणीय लाभ, सौर ऊर्जा के पर्यावरणीय लाभ। आप पैराग्राफ वाइज लिखिएगा, मैं आपको पैराग्राफ बता दूंगा। सौर ऊर्जा के पर्यावरणीय लाभ, इसको आप पैराग्राफ वाइज लिखिएगा। सौर ऊर्जा के पर्यावरणीय लाभ में अगर लिखेंगे तो पहला पैराग्राफ यहाँ पे जाएगा, पहला पैराग्राफ में जाएगा आपका, समझो, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत पहला पैराग्राफ में दिखा दीजिएगा। दूसरे पैराग्राफ में दिखा दीजिएगा पर्यावरण प्रदूषण में कमी, पर्यावरण प्रदूषण में कमी, पर्यावरण प्रदूषण में कमी। उसके बाद दिखा दीजिएगा तीसरे पैराग्राफ में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी, ये दिखा दीजिएगा। इसके अलावा दिखा दीजिएगा जल की खपत में कमी, जल की, देखो अलग अलग पैराग्राफ में केवल हेडिंग बता रहा हूं, जल की खपत में कमी, तो जल की खपत में कमी दिखा देना है आपका, ठीक है। उसके बाद दिखा देना है स्थिर एवं संपोषणीय ऊर्जा, स्थिर एवं संपोषणीय ऊर्जा को दिखा देना है। इसके अलावा पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा दिखा देना है, ठीक है। पर्यावरण की रक्षा के बाद आपका, ठीक है, पारितंत्र, पारितंत्र सुरक्षा, इतना लिख दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पैराग्राफ हो गया। क्या हो गया? 8 पैराग्राफ हो गया। इतना ही अगर आप लिख देंगे तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सौर ऊर्जा के आर्थिक लाभ पूछ रहा है, फिर हमसे पूछ रहा है सौर ऊर्जा के आर्थिक लाभ, सौर ऊर्जा के आर्थिक लाभ, ये हमसे पूछा जा रहा है। सौर ऊर्जा के आर्थिक लाभ क्या है? पर्यावरणीय लाभ तो हो गया, अब हमसे पूछा जा रहा आर्थिक लाभ। तो आर्थिक लाभ में क्या होगा? लागत में बचत, लागत में बचत, सरकार सब्सिडी दे रही है, ठीक है। मुफ्त में ऊर्जा प्राप्त होती है, हाँ मान लिया मुफ्त में ऊर्जा प्राप्त होती है, मान लिया हमने इसको लगाने में आपका मुफ्त में ऊर्जा प्राप्त होती है। देखो कुल ऊर्जा के उत्पादन में तो कमी आती है, एक बार पहली बार लगाने में आपका क्या होता है, आपका पैसा लगता है, इसके रखरखाव में पैसा लगता है, ठीक है आपका। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें आपका संपत्ति मूल्य में वृद्धि, संपत्ति मूल्य में वृद्धि, संपत्ति मूल्य में वृद्धि, इसका मतलब क्या हुआ आपका? इसका मतलब ये हुआ कि जिस बिल्डिंगों पे आपका सौर ऊर्जा के प्लांट लगे होते हैं ना, उस बिल्डिंग की कीमत ज्यादा होती है, उस बिल्डिंग्स की कीमत जो होती है आपका बहुत ज्यादा होती है, आई बात समझ में। उसके बाद रोजगार पैदा होगा, जितना ज्यादा प्लांट लगाएंगे उतना रोजगार पैदा होगा, तो रोजगार का सृजन होगा, रोजगार का सृजन होगा। इसके अलावा समझो आपका ऊर्जा संकट की समस्या का समाधान, ऊर्जा संकट की समस्या का समाधान, ऊर्जा संकट की समस्या का समाधान होगा। इतना लिखने के बाद क्या करना है आपको? निष्कर्ष लिख देना है।
निष्कर्ष में आपको सौर ऊर्जा के बारे में बता देना है, सौर ऊर्जा की चुनौतियां बता देना है कि सौर ऊर्जा की चुनौतियां क्या हैं, और साथ ही साथ ये भी बता देना है इन चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा रही है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्वेश्चन है। जियोग्राफी वाला पोर्शन मैं डिस्कस कर दूंगा, बाकी चीजें सर डिस्कस कर दें। क्वेश्चन पूछा हुआ कृषि की उत्पादकता, क्वेश्चन पूछा हुआ है कृषि की उत्पादकता। देखिए उत्पादकता में दो चीज पूछा हुआ है, कृषि की उत्पादकता बढ़ाने में तकनीकी की भूमिका, कृषि की उत्पादकता बढ़ाने में तकनीकी की भूमिका भूमिका और दूसरा पूछा हुआ है, दूसरा पूछा हुआ है आपका मृदा संरक्षण में तकनीकी की भूमिका, मृदा संरक्षण में तकनीकी की भूमिका, मृदा संरक्षण में तकनीकी की भूमिका ये जो क्वेश्चन है ये 6 मार्क्स का है, ये जो क्वेश्चन है ये 6 मार्क्स का है, 6 नंबर का ये प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको दिखाना है कृषि की उत्पादकता, इसका तात्पर्य क्या है, ये आपको अपने आंसर में लिख देना है। आपको लिख देना है कि किसी भी क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल में उत्पादित की गई कुल फसल उत्पादित की गई कुल फसलों को ही कृषि की उत्पादकता के नाम से जाना जाता है। भारत के अलग अलग प्रदेशों में कृषि की उत्पादकता अलग अलग होती है, कुछ प्रदेशों में कृषि की उत्पादकता अधिक है, तो भारत के शुष्क प्रदेशों में कृषि की उत्पादकता अत्यंत ही निम्न है। साथ ही साथ चीन जैसे देश के साथ भारत की उत्पादकता की तुलना किया जाए तो चीन के तुलना में भारत की कृषि की उत्पादकता अत्यंत ही कम है, जो कि चिंता का एक विषय है। कृषि की उत्पादकता को तकनीकी की सहायता से बढ़ाया जा सकता है, कृषि की उत्पादकता को तकनीकी के द्वारा निम्नलिखित रूपों में बढ़ाया जा सकता है। इतना करने के बाद समझो, इतना करने के बाद आप यहाँ पे तकनीकी की भूमिका आप दिखा देंगे। तकनीकी की भूमिका दिखाएंगे आपका तो सिंपल सी बात है, कृषि का मशीनीकरण दिखा दीजिएगा, कृषि का मशीनीकरण दिखा देना कि मशीनीकरण आपका होगा तो तकनीकी हमें चाहिए ही चाहिए आपका। ठीक है, उन्नत सिंचाई प्रणाली, उन्नत सिंचाई प्रणाली प्रणाली इसमें तकनीकी की भूमिका दिखा दीजिएगा। HYV सीड्स आपका GM सीड्स, GM क्रॉप्स या GM सीड्स में दिखा दीजिएगा, GM सीड दिखा दीजिएगा। ठीक है, डिजिटल तकनीकी को दिखा दीजिएगा। ठीक है, डिजिटल तकनीकी दिखा दीजिएगा। इसके अलावा समझो आपका दिखा दीजिएगा सटीक खेती दिखा दीजिएगा। आवासन में सटीक खेती दिखा देना है। इसके अलावा समझो आपका इंटीग्रेटेड पेस्टर मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्टर मैनेजमेंट दिखा दीजिएगा, इंटीग्रेटेड पेस्टेड मैनेजमेंट आपका। ठीक है, इसमें स्पेशली हम क्या करेंगे, इस पे स्पेशली हम क्या करेंगे, जैविक उर्वरक, जैविक आपका खाद और अन्य तकनीकों की बातें करेंगे आवासन में। ठीक है, जैविक कीटनाशक की बातें करेंगे। ठीक है, उसके बाद जलवायु प्रतिरोधी फसल, जलवायु प्रतिरोधी फसल, जलवायु प्रतिरोधी फसल का विकास करके ठीक है, इन सभी में समझो आपका, इन सभी की बातें अगर करें आपका, इन सभी की बातें करें, ठीक है, तो इन सभी में तकनीकी का उपयोग होता है, इन सभी में तकनीकी का उपयोग किया जाता है, इन सभी में तकनीकी का उपयोग किया जाता है। और ऐसा करके हम यहाँ पे समझो फसल चक्रण कर सकते हैं, फसल चक्रण कर सकते हैं। ठीक है, खेत की जुताई की बेहतर तकनीकी हम ले सकते हैं, जुताई की तकनीकी, जुताई की नवीन तकनीकी। ठीक है, देखो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पॉइंट हो गया आपका कि कैसे तकनीकी उत्पादकता को बढ़ाने में सहायता करेगी, कैसे तकनीकी उत्पादकता को बढ़ाने में सहायता करेगी। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है मृदा संरक्षण में तकनीकी की भूमिका। मृदा संरक्षण में तकनीकी की भूमिका, तो मृदा संरक्षण में तकनीकी की भूमिका कैसे किया जाएगा? फसल चक्रण के द्वारा, जैविक उर्वरक का विकास करके, जैविक उर्वरक का विकास करके, फसल चक्रण के द्वारा जैविक उर्वरक का विकास करके, संरक्षण जुताई करके, संरक्षण जुताई करके आपका, ठीक है, सर्वोच्चण जुताई करके आपका, समोच्च जुताई के द्वारा, समोच्च जुताई के द्वारा आपका हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखेंगे आपका तो बोलेंगे ट्रेसिंग, ट्रेसिंग के द्वारा, मल्चिंग, इन सब में तकनीक चाहिए, समझो आपका मल्चिंग, इन सब में तकनीक चाहिए। इसके अलावा अगर हम बातें करें आपका एकीकृत कीट प्रबंधन, एकीकृत कीट प्रबंधन, ठीक है, तकनीकी के द्वारा एकीकृत कीट प्रबंधन करके आपका परमाणु तकनीकी का उपयोग करके, परमाणु तकनीकी का उपयोग करके, परमाणु तकनीकी का उपयोग करके, परमाणु जो तकनीकी होती है समझो आपका ये मिट्टी के कटाव, मिट्टी के कटाव एवं जमाव की दर को नियंत्रित करती है, मिट्टी के कटाव एवं जमाव की दर को नियंत्रित करती है, नियंत्रित करती है। तो आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पॉइंट यहाँ पर हो गया। क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन छोटा है आपका, तो बहुत ज़्यादा लिखने का ना तो आपके पास टाइम है और ना ही बहुत ज़्यादा लिखने का आपके पास स्कोप है। आई क्वेश्चन में ना तो बहुत ज़्यादा लिखने का आपके पास टाइम है और ना ही बहुत ज़्यादा लिखने का आपके पास स्कोप है। ये लिख करके आप अपना आंसर पूरा कर देंगे। इस चाहे तो निष्कर्ष लिख सकते हैं। इस प्रकार निष्कर्षता या स्पष्ट होता है कि भारत में तकनीकी का उपयोग करके मृदा के संरक्षण को बढ़ावा दे करके मृदा की उत्पादन क्षमता को बनाए रख के उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है तथा सतत कृषि या संपोषणी कृषि के विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। देखिए सिंचाई की आपका उन्नत तकनीकी में आपका ड्रिप सिंचाई हो जाएगा, ड्रिप सिंचाई हो जाएगा, स्प्रिंग सिंचाई हो जाएगा और फर्टिगेशन हो जाएगा। ड्रिप सिंचाई हो जाएगा, स्प्रिंग सिंचाई हो जाएगा और फर्टिगेशन हो जाएगा, फर्टिगेशन हो जाएगा। इतना लिख करके आप अपना आंसर पूरा कर देंगे। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सर आएंगे तो वो भी क्या कहते हैं यही डिस्कस करेंगे, तो कुछ अपने डायमेंशन वाला पोर्शन वो डिस्कस कर देंगे और मैंने जियोग्राफी वाला डिस्कशन मैंने कर दिया। आई वास्तव में तो इस प्रकार अगर हम देखें, इस प्रकार हम देखें देखिए इस प्रकार से भूगोल के सारे प्रश्नों का हम लोगों ने क्या किया, आपका डिस्कशन कर लिया। आप बताइए भूगोल के प्रश्नों को देख करके, मुख्य परीक्षा में भूगोल के प्रश्नों को देख करके बताइए क्या कहते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट आई थी कि नहीं आई थी? झूठ मत बोलना, सही से बोलना आपका। देखिए चेहरे पे मुस्कुराहट आई थी कि नहीं आई थी? मुझे उम्मीद है कि अगर आपने मेंस दिया होगा, मुख्य परीक्षा दिया होगा, तो भूगोल के प्रश्न आपको बड़े रिलैक्स फील करवा रहे होंगे, बड़ा ही आनंद दे रहे होंगे। क्योंकि ऐसे हर प्रश्न है आपका जिसके बारे में खूब डिस्कशन किया गया, खूब चर्चा किया गया है। स्पेशली आप जानते हो कि इंडियन ज्योग्राफी का जो पोर्शन है, मैं क्या कहते हैं प्री और मेंस को एक साथ मिलाकर पढ़ाता हूँ। अभिभाषण में तो इतना आपको पता तो चला होगा, इतना आपको पता चला होगा, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये हमारे भूगोल से संबंधित प्रश्न थे और भूगोल से संबंधित प्रश्नों का हमारा क्या था, आपका डिस्कशन था। अब इसके बाद विज्ञान और तकनीकी, विज्ञान और तकनीकी के प्रश्नों का डिस्कशन किया जाएगा मुख्य परीक्षा में। ठीक है, सुमित सर आएंगे और विज्ञान और तकनीकी के प्रश्नों का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अब बने रहें। ठीक है, आज के लिए मैं यहीं पे आपसे विदा लेता हूं। आप लोगों को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। जिन लोगों ने मुख्य परीक्षा दिया है, मैं उम्मीद करूंगा कि जल्दी ही वो लोग सफल होकर के आएँ और उनको इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।